फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म 10B से रिलेटेड देखेंगे। ट्रस्ट जो सेक्शन 11 या 12 का बेनिफिट ले रहे हैं एंड 1023C के तहत उनका ऑडिट हो रहा है, तो उन लोगों के लिए फॉर्म 10B एप्लीकेबल है। तो इनकम टैक्स पोर्टल में आपको डाउनलोड सेक्शन में इनकम टैक्स फॉर्म्स में फॉर्म 10B दिखेगा, बट ये दो दिखेंगे। एक है असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 ऑनवर्ड्स, और दूसरा है अप टू 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 10B 1023C वालों के लिए भी है, और सेक्शन 11 और 12 बेनिफिट वालों के लिए भी है। वैसे ही जो फॉर्म 10BB है वो भी दोनों सेक्शन वालों के लिए एप्लीकेबल है। बट कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म 10B भरना है या फॉर्म 10BB भरना है, ये डिपेंड करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपको दो फॉर्म 10B दिख रहा है वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अप टू असेसमेंट ईयर 22-23 ये सिर्फ और सिर्फ 11 जो एसएससी 11-12 का बेनिफिट ले रहे हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था, और 10BB 1023C वालों के लिए एप्लीकेबल था। अभी 10BB असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स के लिए नहीं आया है, अभी सिर्फ फॉर्म 10B ही अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जो फॉर्म यूटिलिटी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आ भी गया है ऑडिट रिपोर्ट अंडर क्लॉज बी ऑफ 10th प्रोविजन टू सेक्शन 1023C एंड 12A(1)(b)(2) of Income Tax Act 1961 in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution। तो आपने एक बार 10B डाउनलोड कर लिया, फिर आप उसको अनजिप करके ओपन करेंगे। मेरे केस में यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर जब आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे: इंपोर्ट प्रीफिल डेटा, इंपोर्ट जेसन एंड कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल। अगर आपको प्रीफिल नहीं इंपोर्ट करना है तो आप थर्ड ऑप्शन के थ्रू स्टार्ट हो जाइए फॉर्म फिल करना। इंपोर्ट जेसन भी आप कर सकते हो अगर आपने प्रीफिल डेटा वाली जो जेसन फाइल है वो डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड का भी यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो अब ये डाउनलोड कैसे करना है, तो मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो प्रीफिल जेसन फाइल है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं ये बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये प्रीफिल डेटा भी मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी का लॉगिन करना है और सीए असाइन करना है फॉर्म 10B के साथ। सीए के लॉगिन में जब वो पेंडिंग एक्शन में आ जाएगा कि आपको असाइन किया गया है एक फॉर्म 10B, तो वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद उसको अपलोडिंग की ऑप्शन आएगा कि अपलोड जेसन। जब वो अपलोड जेसन में क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऑफलाइन यूटिलिटी और प्रीफिल्ड डेटा जेसन एंड अपलोड करने का ऑप्शन, ये तीनों चीजें आएंगी जैसे मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बताया था। इंस्ट्रक्शन भी है 10B फाइल करने का, तो अपन फटाफट से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स री नोटिफाई किया गया है फॉर्म 10B। अब ये एप्लीकेबल जो एग्जिस्टिंग है वो है एग्जिस्टिंग फॉर्म 10B इज अवेलेबल ऑन पोर्टल एंड इज एप्लीकेबल टिल असेसमेंट ईयर 22-23 ओनली। For filing up to assessment year 22-23, Form 10B is available on e-filing portal and can be assigned to CA through e-file income tax form. फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, वहां फॉर्म 10B आपको दिख जाएगा। तो कहाँ लॉगिन आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ई फाइल पे जाना है इनकम टैक्स फॉर्म में। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, वहां पर जो तीन टैब है उसके जो टैब में पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पर आपको फॉर्म 10B होगा। आपको फॉर्म 10B असाइन करना है सीए को। सीए के पास जब असाइनमेंट पहुंच जाएगा तो उसके पास ऑप्शन है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पर जब असाइन होगा तो टैक्स पेयर कैन असाइन फॉर्म 10B असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स टू सीए
सीए कैन चेक द असाइनमेंट फॉर योर एक्शन टैब। तो जब सीए लॉग इन करेगा तो फॉर योर एक्शन टैब में उसको वर्क लिस्ट में ये असाइनमेंट मिलेगा, वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद उसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जेसन। जहां अपलोड करने का ऑप्शन आता है जेसन, वहीं पर आपको प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट फॉर्म है ये सीए फिल करते हैं, तो इस वजह से सीए लॉगिन में ही आपको प्रीफिल्ड डेटा भी मिलेगा। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है फॉर्म की? एप्लीकेबिलिटी है फॉर्म 10। चूंकि री नोटिफाई हुआ है, इसलिए ये सेक्शन 10 वाले एसएससी के लिए भी एप्लीकेबल है एंड 11th 12th से रिलेटेड भी है। बट ये कब एप्लीकेबल है? जब टोटल इनकम ऑफ द ऑडिटी विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मेंशन क्लॉज और सेक्शन एज एप्लीकेबल सब क्लॉज 4, 5, 6 एंड 6A ऑफ क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10। तो मतलब जो सेक्शन 10 23C क्लॉज के जो सब क्लॉज 4, 5, 6 एंड 6A बेनिफिट ले रहे हैं इसके तहत असेसीज, उनके लिए एप्लीकेबल है। और सेक्शन 11 और 12 का जो बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। बट तभी जब उनकी टोटल इनकम एक्सीड करे 5 करोड़ ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। तो अगर आपका टर्नओवर मींस कि जो आपके कंट्रीब्यूशन आए हैं, डोनेशन आए हैं, अदर इनकम है, इन सबको ऐड करके 5 करोड़ को क्रॉस कर गया है, तो आपके लिए फॉर्म 10 भी एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज फॉर्म 10 भी एप्लीकेबल होगा। वैसे ही सेकंड कंडीशन जो है वो है ऑडिटी हैज रिसीव्ड एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो भी आपको फॉर्म 10 भी फाइल करना है। थर्ड है ऑडिटी हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इट्स इनकम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये भी आपके केस में है कि आपने आउटसाइड इंडिया कुछ अप्लाई किया है पार्ट ऑफ द इनकम, तो तब भी आपको फॉर्म 10 भी फाइल करना है। डीएससी के थ्रू ही ये फॉर्म फाइल होगा। जब सीए फिल कर देगा तो जैसे अपलोड होगा थ्रू डीएससी ऑप्शन, कहाँ पर? सीए लॉगिन में। देन उसके बाद वो एसएससी के पास पहुंचेगा और ऑडिटी के पास। ऑडिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा थ्रू डीएससी। ईबीसी ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे ही वो एक्सेप्ट होगी उसके बाद ही फॉर्म 10 भी फाइल मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। अब हम 10 बी में आ जाते हैं। 10 बी में मैंने आपको बताया था आप जैसे ने इम्पोर्ट करके भी काम चालू कर सकते हैं, अदरवाइज आप विदाउट प्रीफिल्ड से भी काम चालू कर सकते हैं। अब इस बार हम जब 10 बी की बात करें तो 10 बी बहुत ही वास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे टैब्स हैं। इन सबको फिल करके ही आपकी 10 बी कंप्लीट होगी। सबसे पहले रिपोर्ट फॉर फ्रॉम एन अकाउंटेंट। तो जो बेसिक रिपोर्ट होती है कि जिसमें क्वालिफिकेशंस बताया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन बताता है, और बैलेंस शीट की डिटेल, उन सब की डिटेल, बेसिक जो प्री मतलब प्री फिल्ड रहता है सारी चीजें, वो दिस इज दैट रिपोर्ट। अब जो इम्पोर्टेंट जिसमें मेहनत लगेगी वो है बेसिक डिटेल एंड लीगल नेचर, रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर आपको ऑडिटी की ऑब्जेक्टिव एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी बताने की, कमेंस कब से हुआ है। डिटेल्स ऑफ प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट हैव बीन मेंटेन। तो प्लेस की डिटेल बतानी है जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो रूल है 17AA, वो वो भी नोटिफाई किया गया है। और वो अगस्त 2022 से एप्लीकेबल है, जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ एक एनजीओ, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन अपनी बुक्स मेंटेन कर सकते हैं और उन्हें कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए अलग ही शेड्यूल बनाया गया है। बिजनेस अंडरटेकिंग एंड बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी अलग ही बनाया गया है। टीडीएस ऑन रिसीट्स, यहाँ पर आपको जो भी रिसीट हुई है डोनेशन, उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसकी जानकारी देनी है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनकम टू बी अप्लाइड, जो हम ITR 7 में देखते हैं वो ही यहाँ पर है, बट इसमें भी काफी डिटेलिंग है जिसमें सीए को काफी मेहनत करनी है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, अप्लाई कहाँ कहाँ किया आपने, कैसे किया है। डिटेल ऑफ सेक्शन 115 BBI, अगर कोई वॉयलेशन आपने किए हैं
तो जो मैक्सिमम रेट से टैक्स देना पड़ेगा वो सेक्शन के लिए भी अलग एप्लीकेबिलिटी है। डिटेल ऑफ अदर इनकम एंड कैपिटल एसेट, एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, जो हम एप्लीकेशन ऊपर बताएंगे कि कहाँ का अप्लाई किया गया है, उसके सोर्सेज क्या रहे हैं। एग्जैक्टली ITR 7 में भी ऐसे ही दिया जाता है, हम डिटेल ऐसे ही देते हैं। 13 सबसेक्शन 10 एंड 22nd प्रोविजो टू सेक्शन 1023C, ये नया सेक्शन आया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। Detail of expenditure incurred for religious purpose and person referred to in section 13 subsection 3 related parties से related है। Details of specified violation, जो specified violation है उनकी अलग ही डिटेल बतानी है। जब आप ये सारी चीजें फिल कर देंगे तो ये जितने भी शेड्यूल है, शेड्यूल कॉर्पस DI, शेड्यूल DA, डीम्ड एप्लीकेशन, शेड्यूल SPA, शेड्यूल H, शेड्यूल TDS डिसअलाउंस, शेड्यूल 269SS, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं कि क्या है शेड्यूल के अंदर। सबसे पहले रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट, यहाँ पर आपको सब कुछ, वी हैव एग्जामिन द बैलेंस शीट ऑफ ऑडिटी का नाम, और कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हो, ऐड एंड अदर कर सकते हो, एंड उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल, ये सब है। उसके बाद है बेसिक डिटेल, जिसमें पैन आपको बताना है, नेम ऑफ द ऑडिटी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रजिस्टर्ड एड्रेस, अदर एड्रेस इफ एप्लीकेबल, लीगल नेचर क्या है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, अदर है, ट्रस्ट है या सोसाइटी है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर में आपको स्पेसिफाई करना है कि अदर क्या है। वेदर द ऑडिटी इज स्टैब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत स्टैब्लिश हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। देन है रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड मैनेजमेंट। तो इनकम टैक्स के तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जिस जिस सेक्शन में, अगर वो 12AB है एंड 1023C है, ATG है, वो सारी डिटेल आपको बतानी है। प्रोविजनल है तो आप प्रोविजनल बताएंगे। अगर आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है, फिर प्रोविजनल की डिटेल नहीं देनी है। मैनेजमेंट में आपको डिटेल ऑफ ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, होल्डिंग 5% और मोर ऑफ होल्डिंग, ऑफिस बियरर, इन सब की डिटेल बतानी है। बट इतनी डिटेल होनी चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन केस ऑफ शेयर होल्डर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ID, एड्रेस, whether there is any change in relation during the previous year, और अगर चेंज है तो आपको चेंज बताना है। वैसे ही अगर कोई नेचुरल पर्सन नहीं है तो नेचुरल पर्सन नहीं है, उन सब की डिटेल भी आपको बतानी है। तो ये है हमारे रजिस्ट्रेशन डिटेल और मैनेजमेंट में। ऑब्जेक्टिव एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, इसमें आपको ऑडिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट करना है। ये मैंडेटरी फील्ड है, वेदर इट इज फॉर रिलीजियस, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये सिलेक्ट करना है। Next है whether the auditee being a trust or institution referred to in section 11 or 12 has adopted or undertaken modification of objective which do not conform to the condition of registration। अगर आपने during the year कोई objective में change किया है, अगर change किया है तो date of modification आपको बताना है, और आपने application file की है कि नहीं। क्योंकि आपको जब भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव में तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है विद इन दी 30 days ऑफ मॉडिफिकेशन। और अगर आपने एप्लीकेशन भी फाइल किए हैं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन परसुएंस ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन, और URN ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, ये सब बतानी पड़ेगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड है। अब हम कमेंसमेंट से रिलेटेड देखते हैं। कमेंसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि जब कमेंस होती है एक्टिविटी तो उसके आपको 6 महीने के अंदर अंदर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना रहता है।
तो उसको ट्रैक करने के लिए भी उनने फॉर्म 10B में कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी की कॉलम बनाया है, पॉइंट बनाया है, जहां पर whether the auditee has been granted provisional registration or provisional approval, whether activity have commenced during the previous year. अगर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है और कमेंस आपने कर ली है, तो आपको यस करके डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी बतानी है। और ऑलरेडी आपका कमेंस हो चुका है और रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, तो आप नो करके आप यहाँ पर इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। इफ द आंसर टू 13I इज यस, वेदर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज A C ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 या 1023C के एप्लीकेबल क्लॉजेस के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल की है कि नहीं। करी है तो आपको एप्लीकेशन की डिटेल बतानी है। तो दिस इज कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। Detail of place where books of accounts and other document have been maintained. आपको जो प्लेस है जहां पर बुक्स आप मेंटेन कर रहे हो और अदर डॉक्यूमेंट, उसकी डिटेल में जानकारी देनी है। और जो रूल है 17AA, उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। मतलब 17AA में एक तो लिस्ट ऑफ बुक्स बताई गई है और जगह बताई गई कि कहाँ आपको रखनी है। और अगर आप उस जगह में नहीं रख रहे हैं, दूसरी जगह में रख रहे हैं, तो फिर उस केस में प्रोसीजर क्या है, कैसे आप असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें, वो सारी चीजें रूल 17AA में दी हुई है। अगर इस रूल को आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप ध्यान रखिए, जब हम फॉर्म 10B की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म 10B में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म 10B फाइल करें। उन सेक्शन में आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि मैं ड्यूरिंग दी वीडियो पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट सेक्शन को भी एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जिसमें भी आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या 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 जानकारी आपको देनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड। तो नेचर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन, वेदर मेंटेन बाय ऑडिटी, क्या वो कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन्ड है, वेदर मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस, इफ मेंटेन्ड एट एनी अदर प्लेस, तो आपने वो आपके अदर प्लेस क्या है, डेट ऑफ डिसीजन बाय मैनेजमेंट, आपने इंटीमेट किया है कि नहीं असेसिंग ऑफिसर को, और वेदर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ये सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, वेयर इन एनी any of the project or institution run by auditee, one of the charitable purposes advancement of any other object of general public utility, then देखिए, जब हम अपने चैरिटेबल एक्टिविटी की बात करते हैं, उसके डेफिनेशन की इनकम टैक्स एक्ट में, तो लिम्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट जो लिम है वो है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जब हम इस लिम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडिटी इस लिम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करिए, तो इसमें कैपिंग दी गई है कि ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस भी अगर साथ साथ ऑडिटी इसमें कैरी कर रही है, तो उसमें जो परसेंटेज है वो लिमिट है 20% ऑफ टोटल रिसीट, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, वरना वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस वजह से जो ये एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, ये इसके लिए अलग ही टैब बनाया है कि अगर कोई ऑडिटी जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड काम कर रही है, तो उस केस में आपको ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस का ध्यान देना है और जानकारी आपको अच्छे से देनी है। तो उसी को ही मॉनिटर करने के लिए ये अलग से पॉइंट बनाया गया है। वेदर एनी एक्टिविटी इज बीइंग कैरीड ऑन बाय ऑडिटी विच इज इन नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस रेफर्ड टू इन प्रोविजन टू क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 2। अगर कोई ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस है, तो आप यस करके आपको परसेंटेज बताना है कि उस ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस का जो परसेंटेज है रिसीट का, वो टोटल रिसीट के कितने परसेंटेज है, दैट शुड नॉट एक्सीड 20%। Whether such activity in nature of trade, commerce or business is undertaken in course of actual carrying out of such advancement of any object of general public utility। मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसको करने के लिए आपको ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस करना जरूरी है। यस या नो बताना है बस।
then whether there is any activity of rendering any services in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in provision to clause 15. तो यहाँ services की बात करें, rendering of any services. और ए पॉइंट में आपका एक्टिविटी इज बीइंग कैरीड आउट बाय द ऑडिटी. तो अगर यस है तो अगेन आपको सर्विसेज का क्या परसेंटेज है वो आपको ई पॉइंट में बताना है. उसके बाद है वेदर सच एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज. जो एक्टिविटी की बात हम डी में कर रहे हैं वो क्या आपके जो ऑब्जेक्टिव है जनरल पब्लिक यूटिलिटी को उसको करने के लिए ही जरूरी है, यस या नो वो बताना है. तो दिस इज 15th पॉइंट. 16 में अगर ए और डी इन 15th इज यस, ए इज again the activity is being carried out by the auditee and D है rendering of services. अगर the aggregate annual turnover for such activity in respect of the project institution. अब जो हमने ये दो पॉइंट्स की बात करी ए और डी की, उसको आपको प्रोजेक्ट वाइज उसका एनुअल रिसीट बताना है. प्रोजेक्ट वाइज की कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितना आपने कमाया है वो 16 पॉइंट का है. तो ये है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ये उनको ध्यान देना है कि ऑडिटी स्पेसिफिकली एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में ही काम कर रहे हैं. फिर उसके बाद है बिजनेस अंडरटेकिंग एंड बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्टिव. इसमें सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस अंडरटेकिंग का. अगर कोई ऑडिटी का बिजनेस अंडरटेकिंग भी है एज पर सेक्शन 11 ऑफ सबसेक्शन 4, तो आपको बिजनेस अंडरटेकिंग की जानकारी देनी है कि वो उसका नेचर क्या है, कौन से सेक्टर में है. सेक्टर में भी आपको ड्रॉप डाउन दिए गए हैं सारे, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या वो पार्टनरशिप फर्म है या होटल है, कंस्ट्रक्शन का है. और उसके बाद उसका सब सेक्टर भी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी सेक्टर आपने सिलेक्ट किया है उसकी सेपरेट बुक्स मेंटेन हो रही है कि नहीं उसकी जानकारी भी देनी है. इनकम कितनी है बिजनेस अंडरटेकिंग से विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ऑडिटी. मतलब जब हम टोटल इनकम की बात करें ऑडिटी की तो उसमें इंक्लूड नहीं हो रही हो वो डी में आपको बताना है, अगर हो रही है तो ई में बताना है. और ऐसा कोई पोर्शन है कि जिसमें कुछ कुछ हो भी रही है और जिसमें नहीं हो रही है तो आपको दोनों पॉइंट्स में बताना है. तो ये बिजनेस अंडरटेकिंग क्या है कि अगर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग ऑडिटी में ऑडिटी के इसमें है तो आपको बिजनेस अंडरटेकिंग की जानकारी देनी है. फिर बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्टिव्स. ये भी कई कई जगह पर होता है कि अम, आप कोई स्टडी से रिलेटेड स्कूल रन कर रहे हैं तो स्कूल में मेस भी होता है, हॉस्टल भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन. तो ये सारी चीजें भी बिजनेस इंसिडेंटल को ऑब्जेक्टिव मानी जाती है. उसकी जानकारी आपको देनी है 18th पॉइंट में. Whether the auditee has any income being profit and gain from any business as referred to in 7th provision to clause 23C of section 10 or subsection 4A of section 11 as the case may be. इसके बाद आपको अगेन बिजनेस का नेचर, सेक्टर, सब सेक्टर बताना है, सेपरेट बुक्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और जो ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए ही क्या ये बिजनेस इंसिडेंटल जरूरी है, whether the business is incidental to the attainment of objective of the auditee, if yes या no है. उसके बाद प्रॉफिट कितना उस बिजनेस से ये आपको जानकारी देनी है. तो ये हमारा बिजनेस अंडरटेकिंग एंड बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद लास्ट में आपको टीडीएस ऑन रिसीट का भी शेड्यूल है. ये लास्ट मैंने इसलिए कहा कि इस वीडियो का लास्ट शेड्यूल है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑनवर्ड्स बताऊंगी क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. टीडीएस ऑन रिसीट की हम बात करें तो जितने भी रिसीट हुई है ऑडिटी को तो उसमें से कितना टीडीएस कब कब डिडक्ट हुआ है एज पर सेक्शन 194C JHQ. अब जब हम टीडीएस शेड्यूल की बात करते हैं तो नेम ऑफ द डिडक्टर, टैन ऑफ द डिडक्टर, अमाउंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, सेक्शन, ये सारी चीजें तो
कॉमन है, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड भी होती है और इसमें भी नॉर्मल है। बट जो कैटेगरी ऑफ इनकम और रिसीट है, यहाँ पर वो एडिशन है कि जो इनकम और रिसीट जिस पर टीडीएस कटा है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, वेदर इट रिलेट्स टू ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, और एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स ऑफ बिजनेस, या कुछ अदर है तो आप अदर स्पेसिफाई करके स्पेसिफाई द नेचर। तो ये बहुत जरूरी है और ध्यान से इसको भरना है, क्योंकि यही आपके जो हमने अभी तक शेड्यूल देखा एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का या बिजनेस अंडरटेकिंग का, बिजनेस इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्टिव का, उससे को रिलेट होगा। Income receipt in column 7 and 8, which is from business incidental to attainment of the objective of the auditee, जो मैंने अभी आपको समझाया। Whether separate books of accounts have been maintained for activity, ये लास्ट वाला कॉलम। तो जो कैटेगरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको इस पर ध्यान देना है कि जितना भी टीडीएस कटा है रिसीट का, वो किस फॉर्म में कटा है और वो जो इनकम है वो क्या किस कैटेगरी की है। तो होप आपको अभी तक जो फॉर्म 10B है वो समझ आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।